नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में मैं आप सभी से 9 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल यहां पर आए हैं उनका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा, जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ज्यादा यहां पर यूजफुल होगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं एक बात आप लोगों को बताता हूं, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका एसएसबी इंटरव्यू हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्जामिनेशन में सक्सीड होते हुए दिखाई देंगे। डेली द हिंदू जो एनालिसिस होता है एडिटोरियल का, ये मैं अपने डिफेंस मास्टर ऐप पर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता हूँ। आज का जो सेशन है वो मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड करके डेली द हिंदू एनालिसिस जो यहाँ पर होता है उसका आप रेगुलर यहाँ पर रिवीजन वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में और एसएसबी में आपकी बहुत मदद यहाँ पर करने वाला है। हमारा एक नया बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है 21 जनवरी 2021 से। ये आपके एसएसबी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर होगा। जिनकी एसएसबी यहाँ पर अभी लेटेस्ट यहाँ पर आई है उनके लिए भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस कोर्स को यहाँ पर परचेज करेंगे तो मैं आपको अपना पूरा एसएसबी का एक रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो एसएसबी के यहाँ पर मिल जाए। और लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप इन रिकॉर्डेड सेशंस को जरूर देख कर आए ताकि आप जो भी चीजें मैं आपको लाइव सेशन में सिखाऊं उनको आप अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ जो हमारा एडिटोरियल एनालिसिस होता है, डीएनए सेशन होता है, ये आपको फ्री देखने को मिलेगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे ग्रुप डिस्कशन की एक लिंक यहाँ पर होती है जिसमें आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर क्वेरी है आपकी तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पर। तो ये मेरा नंबर है 9993048282। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली इस नंबर पर कांटेक्ट करें और जो भी आपकी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करके अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन को आप जरूर यहाँ पर स्टार्ट करें। आज का हमारा कोटेशन देखिए लिखा हुआ है कि जिंदगी में जोखिम उठाना जरूरी है। ठीक है, जोखिम का मतलब होता है रिस्क। ठीक है, तो जिंदगी में जो रिस्क है उसको उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप उस पर्टिकुलर रिस्क में यहाँ पर सफल हो जाते हैं तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आपके जैसे जो दूसरे लोग हैं उनको आप यहाँ पर लीड करेंगे, जिसको हम हिंदी में यहाँ पर नेतृत्व करना कह सकते हैं। और हारने की सूरत में अगर मान लीजिए कि आपने जो भी चीजें यहाँ पर स्टार्ट करी हैं, जो भी रिस्क आपने लेना स्टार्ट किया है, अगर उसके रिजल्ट आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे तो आप दूसरे लोगों को यहाँ पर डायरेक्शन दिखा सकते हो कि भाई जो गलतियां आपसे यहाँ पर हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी डिफीट यहाँ पर हुई है, वो चीजें दूसरों को किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकती हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रिस्क लेने से यहाँ पर बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीतने की सूरत पर आप नेतृत्व करते हैं कि वहां से आगे कैसे बढ़ना है। और अगर आप यहाँ पर हार जाते हैं तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलता है, एक लेसन यहाँ पर मिलता है जो आप दूसरों को भी बताने में यहाँ पर सफल हो सकते हो। उसको अगर आप बताओगे तो बाकी के जो लोग हैं उनको उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने में फिर कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आज एक इंपॉर्टेंट डे है। आज 9 जनवरी है। 9 जनवरी को हम यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको नॉन रेजिडेंट इंडियन डे हम यहाँ पर कहते हैं, वो दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। हर 9 जनवरी को ये सेलिब्रेट होता है और इसका एम जो है वो होता है कि टू मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है कि भाई भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर की कंट्रीज में आपको रहते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और वो लोग जो होते हैं वहां पर वो जॉब कर रहे हैं और बहुत सारा जो रेमिटेंस है, ठीक है, एक शब्द यहाँ पर होता है जिसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब जो बाहर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो लोग वहां से पैसे कमाकर जब देश में यहाँ पर भेजते हैं तो उस चीजों से जो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जीडीपी वगैरह जो है वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी वजह से उनका जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है भारत के डेवलपमेंट में, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्क करने के लिए ये पर्टिकुलर डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ये पर्टिकुलर डे 9 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, वो साउथ अफ्रीका से मुंबई जब आए थे, वो दिन कब था, वो था 9 जनवरी 1915। ये 1915 वाली जो इन्फॉर्मेशन है आपके एफकेट एग्जामिनेशन में पूछी गई है, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी के अगर हम पॉलिटिकल गुरु के बारे में बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी की जो पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर एफकेट एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे ये आपके
गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो थे ये आपके पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के। अगर हम यहां पर पूछा जाए कि अगर एक क्वेश्चन ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हु इज पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम था महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, तो जिनको हम एमजी रनाडे यहां पर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे उनके पॉलिटिकल गुरु जो थे उनका नाम था एमजी रनाडे, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो है हमने प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, इस चीज की रजामंदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने यहाँ पर करी थी, और उनका नाम था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, जिनका निधन यहाँ पर हो गया है। और 25 दिसंबर जो कि इनका बर्थडे यहाँ पर होता है, उस दिन हम यहाँ पर हमारे देश में गुड गवर्नेंस डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एफकैट एग्जामिनेशन में, सीडीएस वगैरह में पूछी जा सकती है। द डे वॉज फॉर्मली स्टेब्लिश इन 2000 में इसको स्टेब्लिश यहाँ पर किया गया था, लेकिन पहली बार इसको 2003 में यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। इस साल 2020 में के बाद जो 2021 है उसमें जो हम यहाँ पर ये प्रवासी भारतीय दिवस जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका जो हमारा थीम है ये है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने यहाँ पर अनाउंस किया था। तो उस आत्मनिर्भर भारत को बनाने में जो यहाँ पर एनआरआईज हैं उनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो उस चीज के लिए इस पर्टिकुलर डे की जो हमने थीम रखी है 2021 में, ये है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये है आज का हमारा एजेंडा। इसमें आज हमें केवल 2 आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ाई हुई हैं। जैसे ये वाला जो आर्टिकल है इसमें जो सेंट्रल विस्टा यहाँ पर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई नई पार्लियामेंट, ठीक है, नया जो यहाँ पर पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा वाला जो यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाला है, उन सब चीजों के बारे में बात हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर वर्डिक्ट दे दिया है, 2-1 से इसको अप्रूव कर दिया है कि सरकार जो है नई पार्लियामेंट यहाँ पर बना सकती है, क्योंकि नई पार्लियामेंट जो है वो 2022 तक यहाँ पर कंप्लीट होना है। 2022 ही क्योंकि इस दिन हम 75th इंडिपेंडेंस डे हमारा सेलिब्रेट करने वाले हैं। और हमारी जो यहाँ पर टोटल सीट्स हैं लोकसभा की, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो ये है 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से, और पहले 2 एंग्लो इंडियन को भी यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता था। तो टोटल आपको 552 यहाँ पर सीट्स देखने को मिल रही है। अगर हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो 238 लोग जो है वो स्टेट से आते हैं, और 12 लोग जो है ये आपको नॉमिनेटेड देखने को मिलेंगे। तो टोटल 250 सीट जो होती है राज्यसभा में आपको देखने को मिलती हैं। अब ये दोनों जो नंबर है ना, इनको यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है, कब तक? 2026 तक। उसके बाद फिर क्या होगा, डिलिमिटेशन कमीशन वगैरह यहाँ पर बैठेगा, तो जो सीट्स रीअलोकेट यहाँ पर होगी उसके बेसिस पे देखने को मिलेगा। तो नंबर जब आगे बढ़ेगा तो लोकसभा में जो सीट्स वगैरह है इनका नंबर भी बढ़ना चाहिए, है ना, वहां पर जगह बहुत कम है। तो इसी वजह से यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि पार्लियामेंट को थोड़ा सा रिनोवेट करेंगे, रीडेवलप करेंगे, ताकि चीजें जो है वो अच्छी तरीके से आपको होती हुई दिखाई दें। तो अब यहाँ पर क्या है कि कोविड-19 सिचुएशन है, कोविड-19 की सिचुएशन पे आप ये लगभग 900 करोड़ रुपए का जो हमारा प्रोजेक्ट है पार्लियामेंट का, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 14-15 हजार करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो कोविड-19 में जब हमारी इकोनॉमी वगैरह इतना ज्यादा ट्रम्बल कर रही है, बहुत सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, इतने सारे लोगों की जॉब चली गई है, तो वो कितना सही है वो चीजें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहाँ पर बताई गई कि बियॉन्ड द सेंट्रल विस्टा वर्डिक्ट की क्वेश्चंस जिनके बारे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये चाइना के बारे में बात कर रहा है कि चाइना की भाई किस तरीके से अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट यहाँ पर पॉलिसी है उसको लेकर यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से। अगर आप देख लो, चाहे वो गलवान के बारे में पता कर लो, चाहे वो आप जो साउथ चाइना सी है उसके बारे में पता कर लीजिए, हर एक जगह पर जो चाइना की पॉलिसीज है वो बहुत गलत है। जो अमेरिका में कल यहाँ पर हिंसा आपको देखने को मिली, उसमें भी चाइना ने यहाँ पर ये बोला कि भाई हांगकांग में भी इसी तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो चाइना किस तरीके से यहाँ पर वर्ल्ड पावर बनना चाहता है और चाइना किस तरीके का रास्ता यहाँ पर अपना रहा है, वो चीजें जो है वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज नहीं है, और चाइना को इन सब चीजों के लिए बहुत सारी चीजें जो है इन फ्यूचर यहाँ पर पे करती हुई देखने को मिलेंगी। तो किस तरीके से हमें चाइना को काउंटर करना है। अगर हम बात करें इंडियन ओशियन में भी चाइना का जो डोमिनेंस है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, चाहे वो हम्बन टोटा पोर्ट के बारे में बात कर लीजिए, चाहे जिबूती में जो उन्होंने मिलिट्री बेस यहाँ पर बनाया उसके बारे में बात कर लीजिए, तो इनका डोमिनेंस जो है वो बढ़ रहा है। उसको काउंटर किस तरीके से करेगा भारत, किस तरीके से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ मिलकर काम करेगा, इन सब चीजों के ऊपर हमको थोड़ा सा सोचना होगा। और इसके ऊपर भी मैंने आपको अपने जो ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर होता है उसमें भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, आप लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है। तो एक अच्छा कंटेंट चाइना को यहाँ पर काउंटर करने का आपका ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो पर्टिकुलर हमारा आर्टिकल है जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसमें एनएसओ के बारे में बात हो रही है,
ठीक है। और एनएसओ जो है भारत की इकोनॉमी को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर मेन बात यह है कि भाई जो ये एनएसओ का ऑप्टिमिज्म है, ठीक है, ये कुछ ज्यादा यहाँ पर हाई फाई है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और बाकी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जब बजट से पहले यहाँ पर निकल कर आएगा तब हमको और अच्छी से रियलिटी यहाँ पर पता चलेगी कि एनएसओ जिस तरीके की बातें यहाँ पर कर रहा है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो यहाँ पर किस तरीके से है। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेंगे। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भारत में जो रेप केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज होते हुए हैं। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट वगैरह में भी हम देखेंगे तो हमारे देश में जो रेप केसेस होते हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और अभी क्या हुआ है कि अभी यूपी में जो है एक और रेप केस यहाँ पर निकलकर सामने आया है। वो रेप केस को बेस बनाकर ये पर्टिकुलर आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वहां से भी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है। वो क्या है, उन सब चीजों को इस आर्टिकल में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर संडे को यहाँ पर एक आर्टिकल आता है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड जीरो। और ग्राउंड जीरो में आप सभी को पता है कि भाई कोविड-19 की सिचुएशन है, स्कूल कॉलेज वगैरह यहाँ पर खुल नहीं रहे और ज्यादातर लोग जो यहाँ पर है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई बच्चों का यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। लेकिन आप सभी को भी पता होगा कि आज के टाइम पीरियड पर जो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर हो रहे हैं इसमें जो नकल वगैरह होती है वो बहुत ज्यादा करती हुई देखने को मिल रही है। मतलब ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा जब आप अपने एग्जामिनेशन को पास किस तरीके से कर रहे हो, गूगल की अपने घर वालों से मदद करके कर रहे हो। तो इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिले जिसमें लोग यहाँ पर नकल करते वगैरह यहाँ पर पकड़ाए गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ग्रुप डिस्कशन में ऑलरेडी जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोस कॉन्स है ना, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के बारे में आपने डिस्कशन किया हुआ है। ये सब चीजें आपकी ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर है, तो उनके बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसका भी यहाँ पर आप रिपोर्ट बना सकते हो, अपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों आर्टिकल नंबर 3 और 4 को यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिमिज्म अनबाउंडेड। यहाँ पर बोला जा रहा है एनएसओ प्रोजेक्शंस ऑफ जीडीपी सीम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक इवन एज द इकोनॉमी रिबाउंड्स। ठीक है, मतलब आज के टाइम पीरियड पर हमारी इकोनॉमी जो है वो आपको ट्रैक पर वापस आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी जो एनएसओ है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं तब आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। देखिए, हमारे इंडिया में पहले 2 ऑफिस थे। पहला था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जिसको एनएसएसओ यहाँ पर कहते हैं, और दूसरा था सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिसको हम सीएसओ कहते हैं। 2019 तक ये दोनों अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मई 2019 में अगर आप देखोगे तो एनएसएसओ को यहाँ पर क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, किसके साथ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के साथ। और इसका नाम यहाँ पर क्या दे दिया गया, ये एनएसओ यहाँ पर कर रहा है, मतलब इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यहाँ पर कहा जाता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है इसके मिनिस्टर यहाँ पर कौन है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके की बातें अपने इंटरव्यू वगैरह में पूछेंगे ना तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर से आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई मिनिस्टर यहाँ पर कौन है, इनके बारे में आप यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो एनएसओ है उसका जो जीडीपी के लिए जो यहाँ पर प्रोजेक्शन वगैरह है वो थोड़ा सा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता है कि एक टर्म मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल रिसेशन। ठीक है, तो टेक्निकल रिसेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि अगर 2 क्वार्टर तक अगर आपको नेगेटिव ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, इसका मतलब वो क्या हुआ कि वो चीज जो है वो आपको टेक्निकल रिसेशन टर्म यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, 2 क्वार्टर का मतलब यहां पर क्या हुआ, 1 क्वार्टर जो होते हैं वो 3 महीने के होते हैं, तो 6 महीने से हमारे देश की जो यहाँ पर स्थिति है बहुत ज्यादा खराब आपको देखने को मिलेगी, है ना। पहले अगर आप देखोगे तो पहले क्वार्टर में 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हुआ था, और उसके बाद फिर दूसरे क्वार्टर में 7.5% का कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिला, लीडिंग टू अ रियल जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 15.7% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 और 2021। ठीक है, 2020-21 का जो ये पूरा का पूरा हमारा साइकिल है, इसके पहले हाफ में आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पहले क्वार्टर में 23.9%, दूसरे क्वार्टर में 7.5%, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको फर्स्ट हाफ में 15.7% का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिला। द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर
posit a picture of the economy rebounding robustly in the second half from the pandemic induced slump of the preceding 2 quarter। मतलब अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई पहले जिस तरीके से ये कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला था वो चीजें अब यहाँ पर इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट यहाँ पर एनएसओ बता रहा है वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर ऑप्टिमिज्म यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ये काम करती हुई आपको देखने को मिल रही है। द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑन थर्सडे प्रोजेक्टेड दैट GDP in the 12 months ending March would total amount 134.4 lakh crore in the constant price, reflecting a 7.7% contraction for the preceding year's figure। मतलब पिछले साल का जो यहाँ पर फिगर था हमारा, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं उससे आपका 7.7% कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, और ये 12 महीने में हमारा टोटल जो यहाँ पर प्राइस है उसके बारे में यहाँ पर वैल्यू बताई गई है। टू रीच दैट लेवल The NSO has assumed that output will recover vigorously in the third and fourth quarter। अब जब ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 12 महीने में जो इस तरीके से काम होगा, ठीक है, मार्च में, तो उसमें जो ये पर्टिकुलर नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये तब यहाँ पर हो पाएगा जब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में तो नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर हुई है, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में अगर हम बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी तब पर्टिकुलर ये नंबर जो है ये अचीव करते हुए हम आपको देखने को मिलेंगे। It is this mathematical projection that is hard to square with the economy reality revealed in the both NSO's more detailed sectoral output forecast as well as other emerging trends from the ground level activity। अब जो चीजें यहाँ पर ये बता रहे हैं तो ये क्या है, ये एक मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है ना, कि इस तरीके से यहाँ पर काम होगा, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर देखेंगे जो एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है वो बहुत ही डिफरेंट यहाँ पर हमको ग्रोथ यहाँ पर दिखा रही है, और सेक्टोरल अगर हम आउटपुट्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसमें भी कुछ चीजें जो हैं वो अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। बोथ द एक्सपेंडिचर साइड एंड द ग्रॉस वैल्यू एडेड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री पॉइंट टू द हाई डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म इम्प्लिसिट इन द एनएसओस एजम्पशन। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पर काम कर रही हैं तो उसमें यहाँ पर क्या है कि उनको ये लग रहा है कि भाई जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत अच्छा तरीके से काम कर रही हैं, और इससे जो भी ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है ये होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एनी पर्टिकुलर पीरियड। जैसे अगर मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर प्यारे भारत का यहाँ पर एक इस तरीके से ये मैप यहाँ पर बनाएंगे तो इसमें जितने भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज वगैरह यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, इनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी जीडीपी। और अगर आप जीडीपी के साथ जीवीए को यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हो तो जीवीए की जो वैल्यू होती है ये होती है जीडीपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, मतलब इसमें टैक्सेस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता और इसमें सब्सिडीज को यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो जीवीए इज इक्वल टू होता है जीडीपी, जो भी टैक्सेस यहाँ पर रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सामान आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगा रहे हो तो उसमें टैक्सेस को हटा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि रियल मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। टैक्सेस एंड सब्सिडीज नॉट पार्ट ऑफ द वैल्यू एडेड इन द प्रोडक्शन। जीडीपी जो होता है ये नेशनल लेवल पर देखा जाता है, सभी सेक्टर के ऊपर टारगेट किया जाता है, लेकिन जो जीवीए होता है ये रीजनल लेवल पर होता है और एक इंडिविजुअल सेक्टर को टारगेट करके इसकी पूरी कैलकुलेशन यहां पर करी जाती है। प्राइवेट कंजम्पशन, जो इंडिविजुअल का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, द सिंगल बिगेस्ट कंपोनेंट प्रोपोलिंग जीडीपी एट वेल over 50% is estimated to shrink 9.5% in the full year after contracting nearly 19% in the first half। जो लोग यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, चीजें कंज्यूम यहाँ पर करते हैं, जिससे जीडीपी हमारी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है और एक्सपेंडिचर होता है वो करीब हमारी जीडीपी को 50% यहाँ पर रन करने में मदद करेगा। तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले हाफ में तो वो 19% यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लोगों की जॉब चली गई, लोगों के पास पैसे नहीं है, इन्फ्लेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो लोग पैसा यहाँ पर खर्च नहीं करना चाह रहे, और जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो 19% जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब यहाँ पर ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि पूरे साल में अगर हम देखेंगे तो अगले हाफ में कुछ यहाँ पर ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से ये 9.5% आपको ये टोटल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब इंप्रूवमेंट जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिस presupposes that consumers have largely shed their awareness to the spend in the face of COVID-19 and have begun to set about the consuming goods and services to close to pre-pandemic level, the dampening impact on the lost job and reduced income notwithstanding। ठीक है, वही जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई जॉब लोगों की चली गई है, लोगों की जो इनकम है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई आपको देखने को मिल रही है। GVA data for the manufacturing and services however seem to be
वैलिड दिस पोस्टुलेशन, मतलब वहां पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पर हमको चीजें देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पर ग्रोथ देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ऑप्टिमिज्म यहाँ पर एनएसओ का देखने को मिल रहा है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। द एनएसओ सीज गवर्नमेंटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर jumping 17% in the second half. The end November physical deficit data show that government lagging well behind its budget revenue and capital expenditure target and with just 4 months to go. मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पर होगा वो आपको 17% यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी हम देखेंगे तो कोविड-19 की वजह से जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर टारगेट से रेवेन्यू टारगेट है वो भी आपको यहाँ पर टारगेट से पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बस अब कुछ ही टाइम बचा हुआ है, उसमें कैसे ये अचीवमेंट होगी वो सब चीजें एनओसो यहाँ पर बता रहा है कि सब चीजें जो है वो ऑन ट्रैक यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। द अपकमिंग इकोनॉमिक सर्वे कुड मूव अवे फ्रॉम दिस ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन विद अ मोर सोबर असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे अब निकल कर सामने आएगा उससे हमको यहाँ पर ये चीजें पता चलेंगी कि भाई जो एनएसओ यहाँ पर बता रहा है ना, कि चीजें जो है बहुत ही नॉर्मल हो गई हैं, हमारी जो कोविड के पहले स्थिति थी उस तरीके से ही हमारी इकोनॉमी अब रन करेगी। तो वो अब इन फ्यूचर हमको देखने को मिलेगा जब इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर निकलकर सामने आएगा। अभी तो एनएसओ जो है वो बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर बता रहा है कि हमारे देश में जो भी चीजें चल रही हैं इकोनॉमी से रिलेटेड वो बहुत सही तरीके से चल रही हैं। तो अब वो इकोनॉमिक सर्वे में हमको पता चलेगा कि कितनी उसकी क्या रियलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आज का जो हमारा जीडी टॉपिक होगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि भाई वहां पर हम लोग लिंक शेयर करते हैं और उसके बाद फिर आप लोग उसमें जीडी में पार्टिसिपेट करते हो। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आज का जो जीडी टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्रीजिंग रेप केसेस इन इंडिया, है ना। इंडिया में जो ये रेप केसेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको बताना है कि इसके रीजंस यहाँ पर क्या हो सकते हैं और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन के बारे में भी आपको यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, टू एक्सपेक्ट वुमेन टू स्टे इंडोर्स फॉर देयर सेफ्टी इज टू डिनाई देम देयर फ्रीडम राइट्स। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि आप महिलाओं को ये कहोगे कि भाई अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हो तो आप घर के अंदर यहाँ पर रहो, तो इसका मतलब है कि आप उनकी जो फ्रीडम है, जो आजादी है, जो उनके अधिकार है उसको यहाँ पर डिनाई करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हमने यहाँ पर उन्नाव के रेप केस के बारे में देखा, हाथरस के केस के बारे में देखा और अब यूपी के यहाँ पर बदाऊं में एक और आपको रेप केस यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2021 में। द डर्ज continues as a news of another horrified alleged rape and murder emerged from the उत्तर प्रदेश on Sunday। मतलब यहाँ पर एक जो है वो एक रेप हुआ है और उसके बाद फिर जिसका रेप किया गया उसको मार भी दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश में ये देखने को इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब 50-year-old आंगनवाड़ी वर्कर, ये आंगनवाड़ी वर्कर है 50 साल की, who visited a temple was found brutally battered outside her home at a village in बदाऊं डिस्ट्रिक्ट। मतलब यहाँ पर क्या है कि उनको मारकर उनके घर के बाहर जो है वो यहाँ पर फेंक दिया गया और वो मंदिर विजिट करने गई थी और उसके बाद ये स्थिति उनको यहाँ पर देखने को मिली। द कल्प्रिट, अ प्रीस्ट, जो प्रीस्ट है वो भी कल्प्रिट है और उसके जो 2 एसोसिएट हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, वर अरेस्टेड बाय थर्सडे नाइट विद द स्टेट गवर्नमेंट सेइंग दैट स्टर्न एक्शन वुड बी टेकन। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जिसको इन्होंने यहाँ पर अरेस्ट किया है उसके खिलाफ यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर करी जाएगी। सीनियर मेंबर जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हु विजिटेड द फैमिली, ठीक है, उनका नाम क्या है, चंद्रमुखी देवी जी, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि आई टेल वुमेन अगेन एंड अगेन दैट दे शुड नेवर गो आउट एट ऑड आवर्स अंडर एनीवन्स इन्फ्लुएंस। मतलब कि जो ऑड आवर्स यहाँ पर होते हैं उसमें महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में भी। आई थिंक इफ शी हैड नॉट गोन आउट इन द इवनिंग और वॉज अकम्पनीड बाई एनी चाइल्ड ऑफ द फैमिली परहैप्स दिस इंसिडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड। उनका कहना यह है चंद्रमुखी जी का कि भाई साहब अगर आपको अपनी सुरक्षा यहाँ पर करनी है तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, आप घर में रहिए या आप अपने साथ यहाँ पर क्या करिए, किसी बच्चे को लेकर चले जाते हैं, है ना, अपनी फैमिली के। तो ये जो चीज यहाँ पर हुई है इस चीज को यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है। तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नेशनल जो यहाँ पर कमीशन फॉर वुमेन है उसकी एक मेंबर ने यहाँ पर दिया है। ठीक है, कि आज के टाइम पीरियड पर मतलब हमारे देश में इस तरीके की भी सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है कि अगर महिलाएं रात में भी अगर बाहर जाएंगी तो उनकी सेफ्टी के बारे में ये बात नहीं करेंगे, ये उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने घर पे रहोगे तो आप अपने आप को ज्यादा सेफ यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मेंबर ने यहाँ पर दिया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके जो कमीशन के एग्जीक्यूटिव हैं उनका नाम है रेखा शर्मा, जो इसकी अभी चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगी। सच रिमार्क्स वर्सन द सिचुएशन फॉर वुमेन हु हैव देयर बैटल अगेंस्ट स्क्विड सोशल जेंडर कंडीशनिंग। मतलब आपके आज के टाइम पीरियड पर अगर हम सोसाइटल जेंडर कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे, इस तरीके की रिमार्क अगर इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर देंगे तो इसकी वजह से जो हमारी
सिचुएशन आज के टाइम पीरियड पर महिलाओं की देखने को मिल रही है, ये चीजें जो है ये और डिटेरियोरेट होती हुई आपको दिखाई देंगी। व्हेन इनसेंसिटिव utterance emanate from the national commission actually mean to be uphold women's right। उनका बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो महिलाओं के अधिकार हैं उसको यहाँ पर ये अपहोल्ड करें, लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट अगर वो यहाँ पर देंगे तो इसका मतलब है कि वो राइट्स को यहाँ पर अपहोल्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे दूर भागने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ऑल द हार्ड वर्क पुट इन बाय वुमेन इन ऑल स्फीयर्स इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्स अनडन बाय सच क्रूड स्टेटमेंट। अगर इस तरीके का आप यहाँ पर सोचोगे तो जो महिलाएं आज हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं उन सब चीजों के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि आपको भी घर में बैठना है, क्योंकि इस तरीके की स्टेटमेंट अगर आपने दिया है इसका मतलब अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप यहाँ पर सेफ ही नहीं हो बिल्कुल। द इक्वल राइट्स मूवमेंट मीन्स नथिंग इफ वुमेन आर स्टॉप फ्रॉम गोइंग आउट व्हेनेवर दे वांट टू नीड और डे और नाइट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इक्वल राइट होती है मूवमेंट की कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर कभी भी जा सकते हैं, अगर उसमें किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आप यहाँ पर लगा रहे हो इसका मतलब ये है कि वो जो अधिकार की बात आप यहाँ पर कर रहे हो वो बहुत ही हॉलो है। मतलब उसका मीनिंग यहाँ पर कुछ नहीं, बस आपने लिखने के लिए वो सब चीजें यहाँ पर लिख दी हैं। सरकार की, पुलिस की, फैमिली मस्ट स्टेप अप टू प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट, और इस तरीके का सेफ इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर चली जा रही है। अब कुछ ग्रुप डिस्कशन के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जामिनेशन में भी काम आएगी। तो 2019 में जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यहाँ पर आती है, ये शो करता है कि 88 रेप केसेस वर रिकॉर्डेड एवरी डे इन इंडिया with यूपी रिपोर्टिंग द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ 3065 केसेस। मतलब टोटल जो यहाँ पर केसेस होते हैं अगर हम डेली बेसिस पे देखेंगे तो करीब 88 रेप केसेस आपको इंडिया में रोज यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। ये तो वो हैं जिनको रिकॉर्ड किया जाता है और ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 3065 आपको यूपी में देखने को मिलेगा। मतलब हमारे देश में जो सबसे ज्यादा रेप होते हैं वो होते हैं राजस्थान में, सेकंड नंबर पर यूपी है, थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और फिफ्थ नंबर पर आपको ये केरला यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट रिकॉर्ड नेवर टेल द होल स्टोरी फॉर मेनी रेप्स आर नॉट रिपोर्टेड ड्यू टू द सोशल स्टिग्मा। कि अगर मान लीजिए कि हमारे साथ रेप हुआ और हम जाकर पुलिस को बता देंगे तो हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारी खुद की बहुत बेइज्जती होगी। तो इस वजह से बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते। लेकिन जितने रिपोर्ट यहाँ पर हो रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हो कि इतने सारे केसेस जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। Although after the निर्भया इंसिडेंट जो कि 2012 में हुआ था, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेट डाउन द रूल्स फॉर स्ट्रिंजेंट यहाँ पर पनिशमेंट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कंटिन्यू पॉइंटिंग एट द अदर इश्यूज। मतलब यहाँ पर उन चीजों में बताया गया है कि भाई आपको कड़ी से कड़ी यहाँ पर सजा दी जाएगी, लेकिन हमको यहाँ पर जो ये पेट्रियार्की है कि भाई पुरुष जो चाहे हमारे समाज में वो कुछ भी कर सकते हैं, महिलाएं वो सब नहीं कर सकती हैं। और साथ ही साथ जो पुलिस का नंबर है आज के टाइम पीरियड पर अगर आप पुलिस देखोगे जितना रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है तो इनकी भी शॉर्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब ये जो नंबर है ये भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीजों को भी हमको थोड़ा सा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। फॉर जेंडर पैरिटी मोर वुमेन मस्ट ज्वाइन द वर्कफोर्स बट देयर बाय हैंग्स अनदर स्टोरी टेल। मतलब यहाँ पर क्या है कि उनको जो अलग अलग तरीके के वर्कफोर्स हैं, अलग अलग तरीके की जॉब यहाँ पर है, क्योंकि वुमेन का यहाँ पर आप लोग एम्पावरमेंट तो कर रहे हो लेकिन वो चीजें जो है वो ग्राउंड लेवल पर आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। According to the Center for Monitoring Indian Economy data, women accounted for 10.7% of the workforce in 2019-20। 2019-20 में जितने लोग यहाँ पर काम करते थे उसका लगभग 11% जो थी वो केवल यहाँ पर वुमेन थी। एंड मैनी लॉस्ट जॉब ड्यू टू द पेंडेमिक, और पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जॉब भी चली गई। बाय नवंबर 2020 द CMI Center for Monitoring Indian Economy reported that men recovered most of their lost job but not women। मतलब जो यहाँ पर पुरुषों की यहाँ पर जॉब गई थी वो तो उन्होंने यहाँ पर रिकवर कर ली, लेकिन जो यहाँ पर महिलाएं हैं उनकी जॉब यहाँ पर आपको रिकवर होती हुई दिखाई नहीं दी। इट इज अ मैटर ऑफ शेम दैट इवन इन 2021 वुमेन आर आस्क्ड टू स्टे इंडोर्स एट नाइट इंस्टेड ऑफ रीचिंग फॉर द मून। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम दुनिया में इस तरीके की बातें होती हैं कि महिलाएं मून पर पहुंच रही हैं, स्पेस में जा रही हैं, लेकिन भारत में जो है वो वुमेन को रात में घर के अंदर रहने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। तो किस तरीके से अब हम वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पर करेंगे और किस तरीके से हम इन रेप केसेस को यहाँ पर कम करने वाले हैं, इनके रीजंस को यहाँ पर पकड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर केवल ये सोचेंगे कि कोई रेप केस होगा फिर उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देंगे, सजा देंगे, उससे रेप केसेस यहाँ पर कम होंगे, तो नहीं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो रेप केसेस हैं इनको किस तरीके से मिनिमाइज यहाँ पर किया जा सकता है स्टार्टिंग फेज में, तब कहीं पर जाकर हम ये जो पूरा का पूरा हमारा टारगेट है कि भाई भारत में जो रेप केसेस है इनको यहाँ पर डिक्रीज करना है, इस टारगेट को हम यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो आपके इस आर्टिकल में यहाँ पर चीजें बताई गई थी। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन, एक छोटा सा सेशन है क्योंकि
सैटरडे को जो न्यूज़पेपर आता है थोड़ा सा छोटा आता है। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं वो सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप लोग हमारा जो डिफेंस मास्टर ऐप है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।